कलाकार लाती है हमें ये जमीन चांद चांद से बेहतर नजर आती है हमें ओह सुर्ख फूलों से सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें दिन ढले यूं तेरी आवाज बुलाती है हमें। उफ, थैंक यू सो मच। ये तो मतलब बहुत ही बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है, और आज पंजाब केसरी की जो बज़ में है ना, ये बहुत लकी है कि आज मुझे आपका इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है तलत जी। और आपसे एज अ सिंगर तो ऑफ कोर्स लोग जानते हैं, बट एज एन एक्टर आज मैं आपसे मुखातिब होने वाली हूँ, बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पंजाब से मेरा ख़ास ताल्लुक़ इसलिए है कि पंजाब में मैंने बहुत अरसे से आ रहा हूँ। आप जब पैदा भी नहीं हुई थी जब से मैं शोज़ कर रहा हूँ और जी। सुनने वाले हैं पंजाब में। अभी इनफैक्ट हाल ही में चंडीगढ़ क्लब में मैंने शो किया था हाँ हाँ हाँ। दिसंबर 28 दिसंबर को। तो इतना माहौल अच्छा खूबसूरत होता है, लोग बैठे रहते हैं, मौसम बोलते हैं ना गुलाबी मौसम। मैंने जैकेट वैकेट पहन कर ठंड में गा रहा हूँ और मेरे सुर नज़र आ रहे हैं, मुझे मेरी सांस नज़र आ रही है सब। आप समझते हैं, जी। ठंड जब होती है जब आप गाते हैं तो आपकी सांस नज़र आती है। तो मैंने मजाक से कह दिया कि भाई हमने तो सुना था कि सुर को सुना जाता है, लेकिन आज मैं सुर देख भी रहा हूँ मेरे। लेकिन आज जो मैं बात आपसे करूंगी, ऑफ कोर्स लोग और दुनिया पूरा जानती है कि तलत अजीज एक बेहतरीन गजल सिंगर हैं, परफॉर्मर हैं, आर्टिस्ट हैं। ये लेकिन एक छुपा रुस्तम वाला आपका अंदाज जो 90s में आप लेके आए, फिर फितूर में लेकर आए, अब वापस से लेके आ रहे हैं आपकी एक्टिंग का, उसके बारे में भी आज हम बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं गुलमोहर के बारे में आपसे पूछूंगी। बड़ा अभी छुपे छुपे अंदाज में ही आप बता रहे हैं कि हाँ है रोल अभी, अब जनता बताए कैसा है क्या है, तो अभी कितना बता सकते हैं? नहीं, मैं कह देता हूँ कि छुपाने की क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग रोल है। बहुत मैं मेरे ख्याल से बहुत कंफर्टेबल मैंने काम किया। जी। मुझे कैमरे से कोई शिकायत नहीं है, कैमरा में कॉन्शियस नहीं हूँ मैं, इसलिए तो मुझे लोग लेते हैं। थोड़ी बिल्कुल। बहुत एक्टिंग कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं तो नहीं, थोड़ी तो कर लेता हूँ। अच्छे अच्छे एक्टरों के साथ मैं अपना बरकरार रख लेता हूँ स्टैंडर्ड। जैसे मनोज हैं, शर्मिला जी हैं, दूसरे जो जो प्रोफेशनल ट्रेंड एक्टर्स हैं। मैं तो नेचुरल हूँ और यही सब लोगों ने नोटिस किया। इनफैक्ट शर्मिला जी का फोन आया था मुझे पर एक हफ्ता पहले कि तरत तुमने देखी फिल्म? मैंने कहा नहीं देखी। बोली मैं देख कर जा रही हूँ वापस दिल्ली, तो तुम्हें देखना चाहिए। मैंने कहा देख लूंगा ना। बोले नहीं अभी ट्रायल्स हुए हैं, 28 को जाओ तुम। तो मैं कहना चाहती हूँ शी सेड, उन्होंने कहा मैंने नहीं, कि तुमको देख मैंने। हालांकि हमने शूटिंग तो करी, शूटिंग में तो आप कर लेते ना तो, हाँ लेकिन हाँ। जब आप देखते हैं पर्दे पर तो उन्होंने कहा कि तुम तो अच्छा, तुम बहुत नेचुरल हो, तुमको और काम करना चाहिए। तो मैंने कहा हमारा एक वादा था ना जब हमने, जब लास्ट शूट हमारा खत्म हुआ था इससे, तो उन्होंने कहा था कि आई रियली एंजॉयड वर्किंग विथ यू, होप वी डू इट सो मोर सो इन द फ्यूचर। आई सेड यस गॉड विलिंग यस। तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि क्या है ना कि एक तारीफ होती है जो एक एक फन जानने वाले की, जैसे कि अगर मैं गा रहा हूँ या जी। कोई बच्चा गा रहा है और एज ए सीनियर सिंगर मैंने कह दिया बेटे बहुत अच्छा गाया था, गुड, वाज नाइस, तो उसकी एक अलग वो एक वैल्यू रहती है। बिल्कुल वैसे बिल्कुल। ही शर्मिला जी ने जब कहा, और शर्मिला साहिबा जो है वो मंजीली आर्टिस्ट है, बहुत सालों से काम किया और उनका ये कमबैक है। तो मुझे खुशी है इस बात की है कि उनके साथ मैंने इस कमबैक में मैंने शिरकत की है। बिल्कुल। लेकिन ये 90s में आपने काफी सारे सीरियल्स में काम किया था, सैलाब हो गया, साहिल हो नहीं नहीं गया। नहीं नहीं, मैं 90s में काफ़ी सारे सीरियल्स में एज एन एक्टर नहीं काम किया, बहुत कम सीरियल्स में काम म्यूजिक। किया। जी। साहिल में किया, दिल अपना प्रीत पराई, घुटन, ऐसे तीन चार हैं जो मैंने जी। सेलेक्टेड किए। हाँ। नूरजहां था। लेकिन काफ़ी सीरियल्स में मैंने मौसीकी दी थी। जी। हर एक जो सीरियल आता था उसका जो टाइटल गाना 90s में था वो मेरा था। राइट सैलाब की राइट। बात,
सैलाब में मैंने एक्टिंग नहीं की थी, उसकी म्यूजिक मैंने की थी, ओके। जिसमें जगजीत सिंह साहब ने गाई थी, अपनी मर्जी से कहा आपने सफर हाँ किया जी, हाँ हमने। जी, हाँ जी, हाँ जी। बड़ी पॉपुलर है, आज भी पॉपुलर है वो। तो वो मैंने चुरिंदा किया था। उससे पहले मैंने एक फिल्म की थी महेश भट्ट साहब के साथ। महेश भट्ट ने मुझे अप्रोच किया था जब जी। 80s में, नहीं, एक फिल्म बनाना चाहता हूँ यार, और उसमें तुम रहोगे और अनुपम रहेंगे और संगीता रहेगी। धुन। इट वॉज अ धुन, जी हाँ। वो इतनी अच्छी फिल्म बनी थी, और फिल्म बाप बेटे की कहानी थी वो, और म्यूजिक पर थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बख्शी साहब, मेहदी साहब ने एक मतलब एक भजन गाया मेरे साथ ओपनिंग उसमें, जो बहुत अच्छा था। बट ये कहते हैं ना कि वो बशीर बदर साहब का शेर है, जो अभी मैंने एल्बम रिलीज किया है, यादें देख रहे हैं पीछे आप, तो उसमें जी। उनका एक जी। शेर है कि बरसात में दीवारों दर की सारी तहरीरें मिटी। तहरीर मतलब राइटिंग। हम्म। तो एक जमाना था ना जब ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं आया था, तो क्या करते थे लोग, दीवारों पे दरवाजों पर लिखते थे कुछ। तो वो ये बात वो उस जमाने की है कि बरसात में दीवारों दर की सारी तहरीरें मिटी, धोया बहुत मिटता नहीं तकदीर का लिखा होगा। तो जब तकदीर में आपका लिखा होगा ना, तो वो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, या तकदीर में लिखा है तो आएगा, नहीं तो क्या करो। मेहनत करते जाइए, जस्तजू करते जाइए, लगन से आप काम कीजिए, और जब वक्त आएगा तो। मैंने वो फिल्म की थी, मुझे पता है कि कितनी कितनी मेहनत की थी मैंने। एक पूरी फिल्म, हम्म। मेन कैरेक्टर, मेन रोल मेरा था, संगीता थी उसमें। मैंने चिन्नी प्रकाश के सेट पर पूरा मैंने डांस किया, साढ़े पाँच दिन। खुदा के वास्ते मैं सोचता हूँ कैसे किया, मैं कर लिया। लेकिन वो नसीब में नहीं था, हालांकि फिल्म कंप्लीट हो गई थी, लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि वो जो भी थे छोड़िए। उसके बाद फिर मैं डिसहार्टेंड हो गया, मैं चला गया अमेरिका, चला गया, सेटल हो गया, तकरीबन सेटल हो गया था वहाँ पर, बच्चे भी वहीं। फिर वापस आया मैं, कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें थी मुझे रैप अप करी थी, वापस आया, फिर यही रह गया। फिर से रीस्टार्ट किया अपनी ज़िंदगी मैंने, फिर से शुरू की दूसरी तरफ। आप समझ रही है, 94 में जी। एक जिंदगी थी मेरी जो शुरुआत से, और 93 तक। उसके बाद मैं अमेरिका चला गया, वहां से वापस आया, फिर 94 से मैंने फिर से री अपनी जिंदगी की शुरुआत की। फिर एल्बम बनाना शुरू किए, फिर टेलीविजन का शुरू हो गया था दौर, टीवी सीरियल्स का, डीडी मेट्रो वगैरह आ गया था। तो हम्म। उसलिए सिनेमास्टेक कंपनी थी, जिसमें सोनी सोनी जो महेश भट्ट साहब की वाइफ है, जो आलिया की माँ है, उस सोनी ने, क्योंकि उसमें वो उसमें काम, सोनी ने भी काम किया था। तो उसमें एक रोल था साहिल में, जो वो शी आस्क्ड माय वाइफ कि भाई तरत से बोलो ना करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं, नहीं करना है मुझे, क्या यार अभी फिल्म पर नहीं, नहीं करना, क्या। शी सेड क्या बुराई क्या है, अच्छा अच्छा। उस जमाने में सीरियल्स पे वेरी शॉर्ट लाइक ए फिल्म, एक एपिसोड 3-4 दिन में शूट होता था, लाइक ए फिल्म। मुझे याद है कैमरामैन थे मिस्टर मूर्ति, जो गुरुदत्त के कैमरामैन थे। वो आते थे बेंगलोर से शूटिंग के लिए, 3-4 दिन रहते थे, और वो एक एक शॉट जो है लाइटिंग करके, जो बाद में टेलीविजन में वो कर ही नहीं सकते थे ना। तो वो वहां से फिर शुरुआत हुई। तो फिर उसके बाद मैंने सिलेक्टेड सीरियल्स में काम किया। मुझे याद है एक सीन साहिल में था। मजे की बात ये कि साहिल जो है ना, ये जो टीवी सीरियल जी। काफी मशहूर हुआ था, उसमें मेरा रोल था फिल्म स्टार का, और किरण कुमार थे म्यूजिक डायरेक्टर। और मैं मतलब मेरी मंगेतर होती थी वो, मतलब उस की सोनी राजदान, जब वो जवान थी। और एकता कपूर ने, एकता जो मनीष की वाइफ है ना, वो मेरी बीवी का रोल कर रही थी। सोनू वालिया जो है मेरी हीरोइन होती थी, और मैं जो है, मतलब मेरा नेगेटिव कैरेक्टर, शेड्स ऑफ नेगेटिव थे, मतलब फिल्म इंडस्ट्री पर था कि ये हीरो है, ये मतलब किसी के साथ वफा नहीं करता, इधर भी उधर भी उधर भी, लेकिन एक उसकी बेटी होती है। तो वो एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। तो मैंने सोचा करूं या ना करूं। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, आप याद दिला रही हैं। जी। उसमें कुछ बहुत सारे सीन्स थे, सुरेंद्र मोहन डायरेक्टर थे, तो ये कैरेक्टर पर शराब बहुत पीता, तो जो देखो शराब पी के वो बैठा पड़ा हुआ है। तो एक दिन मैं दिल्ली आया था एक शो के लिए, तो मुझे याद नहीं है, सोफिटेल होटल जो आपकी वहाँ है ना, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में नई जी। नई जी। जी। खुली जी। थी, जी। तो वहाँ पर ठहरा था। मैं निकला होटल से, तो दरबान खड़े थे सरदार जी। तो मैं गाड़ी का इंतजार कर रहा था, तो कहते कि सर, जी वो, मैं बताइए, कुछ एक बात कहूँ, हम पुराना माने। मैंने कहा, क्या बात है भाई।
सर इतनी शराब मत पिया करो। मैंने कहा कौन सी बात, कहाँ की बात कर रहे हो? बोले सर आपको टेलीविजन पे देखता हूँ ना, वो साहिल में आप बहुत शराब पीते हैं उसमें। मैंने बेटा वो कोका कोला है, वो शराब नहीं है, वो एक्टिंग है। तो मेरा मतलब इट्स सो इंटरेस्टिंग कि वो बात हुई फिर। बट आई केप माई सेल्फ इन टू म्यूजिक। मौसीकी में मैंने काफ़ी एल्बम्स रिलीज किए, रिकॉर्डिंग की, कंपोज किए, फिर शोज, ट्रैवल वगैरह। ये तो इसलिए मैंने उसको एक महदूद रखा, जी। हालांकि ऑफर्स आए। फिर उसके बाद जो, अभी मैं अपनी लंबी कहानी आपको बता रहा हूँ, ऐसे आप तो बात ही नहीं कर रही, मैं ही बातें कर किए नहीं, जा रहा हूँ। मैं इसलिए सुन रही हूँ बिकॉज आपने क्रिकेट छोड़ के म्यूजिक पकड़ा, और म्यूजिक जो पकड़ा है वो ऐसे पकड़ा है कि एक पीढ़ी को आप गजल की तरफ लेके जा रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि ये गजल होती है, इसकी जो बात है इसमें गहराई होती है। एक्टिंग आप 90s से कर रहे हैं, बीच बीच में छोड़ देते हैं, और अब वापस से सेकंड इनिंग्स वाली आ रही है। मैं ये जानना चाह रही थी आपसे, ये पूरी बातों के बीच में तलत जी, के कितना मुश्किल होता है एक चीज जो है उसे छोड़ना, या दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना। मुश्किल होता भी है और ना मुश्किल आसान भी होता है। इट डिपेंड्स आप पर, आप कैसे आप बैलेंस करते हैं। जब मैं सिंगर हूँ, मैं स्टेज पर हूँ या मैं रिकॉर्डिंग रूम में हूँ, तो मैं, मेरा फोकस सिर्फ म्यूजिक पर, सब चीज़ें मैं, जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ मैं। जब मैं गाता हूँ तो मैं सुरों में डूब जाता हूँ। मेरे उस्ताद ने कहा था कि बेटा सुर को देखा करो, तो मुझे बात समझ में नहीं आई थी कि सुर को कैसे देखते हैं। आज मुझे वो बात समझ में आ रही। और जब मैं एक्टिंग करता हूँ, जैसा कि अभी ये इसमें की, और एक अभी हंसल मेहता साहब की जो दूसरी आ रही स्कैम 2003, उसमें मैंने किरदार किया, उसमें गाया नहीं है, उसमें पूरा ड्रामेटिक कैरेक्टर है मेरा। तो उसमें जब मैं जाता हूँ तो कैरेक्टर में मैं वो अब मैं ये नहीं, ये दावा नहीं करता, आई डोंट क्लेम टू बी कि मैं बड़ा मेथड एक्टर हूँ फलां। मैं नेचुरल हूँ। मेरे में एक खासियत है जो मैंने 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 ये एक चीज़ नोटिस की कि मैं जब सेट पे होता हूँ और अच्छे मेरे साथ आर्टिस्ट साथ होते हैं, तो हम लोग कैमरा को भूल जाते हैं। कैमरा है या डायरेक्टर ने कहना है तो मैं उसी में। और एक आसान, आसान तो नहीं कहूँगा, एक एडवांटेज है कि जबान, जब एक समझिए, आपको आप टेक्निकली बता रहा हूँ, एक एक पेज का सीन है, डायलॉग्स हैं आपके इतने जी। सारे, डायलॉग कहते हैं ना उसको। तो आपको पहले तो आपको पढ़ के याद करना पड़ता है, मेमोरी चाहिए आपको, करेक्ट। फिर लैंग्वेज चाहिए आपको समझने के लिए। आजकल प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप अंग्रेजी में सोच रहे हैं और आप उसको रट रहे हैं तो वो समझ में आ जाता है शायद। हम तो वही नहीं, हम पढ़ते हैं, समझ जाते हैं क्या 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 है उसका, कह रहे हैं क्या हम, बात खत्म हो गई। उसके बाद फिर वो टचेस आते हैं, जैसे कि आप देखें, आपने देखी है फिल्म डी नहीं, अभी मोहम्मद? नहीं देखी। देखिए आप उसमें जी। जो सीन्स हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्क्रिप्ट में नहीं थी, जो हम टचेस, मेरा और मनोज का सीन है, शर्मिला जी, छोटी छोटी बातें होती हैं जो जो ऐड दैट लिटिल फ्लेवर, राइट। तो वो ऑटोमेटिक हो जाती हैं। उसमें मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है, मैं जस्ट, हाँ अगर आप, मैंने, आपने देखा हंसल, हंसल मेहता की जो शॉर्ट फिल्म आई थी मॉडर्न लव बाई, हम्म। उसमें मेरा जो किरदार था बड़ा गुस्से वाला था। मैं प्रतीक गांधी जो मेरे बेटे होते हैं उसमें, उसमें मैं गुस्से पर गुस्सा करके उनको थप्पड़ मार देता हूँ। और वो सीन इतना इंटेंस था कि मैं वाकई बह गया। तो हमने 2-3 रिहर्सल किया थप्पड़ मारने के। तो प्रतीक के वो रिएक्शन दे रहा था, तो कैमरा यहाँ लगा हुआ था, तो हंसल ने कहा, "सर भाई वो नजर आ रहा गैप।" तो मैंने कहा क्या करूं फिर? तो प्रतीक कहता है सर मार दो थप्पड़। मैंने कहा चोट लग जाएगी यार, छोड़। नहीं नहीं, मैंने कहा वो कह रहे हैं आप कर दो एक बार, संभाल लेना बस। खुदा की कसम मैंने वो, फिर मैं, तो फिर हंसल ने कहा कि तरत भाई थोड़ा सा ना उसको इंटरनलाइज करिए, आई डोंट वांट आउटवर्ड। तो ये गुड डायरेक्टर विल डायरेक्ट देयर एक्टर, राइट। राइट। विल गिव हिम इनपुट, बिकॉज आप तो करते हैं तो कभी कभी आप नहीं देख सकते उस तरफ से। तो उन्होंने कहा कि आपका गुस्सा जो है ना आप अंदर रखिए, क्योंकि लोग बाहर हैं, सुनना नहीं चाहते, तो आप दबा के कर रहे हैं, लेकिन यू आर वेरी एंग्री, बट यू डोंट वांट द पीपल इन द नेक्स्ट रूम टू हियर यू। तो वो एक अंदर का जो गुस्सा है वो निकाल के इस पर निकालिए,
क्योंकि आपका गुस्सा है कि बेटे ने कैसे किया ये, जी। जो भी आपने सी, तो हम्म। तो एक ही शॉट था वो, और उसमें मैंने ऐड कर दिया, मुझे मैं बोला कि धाड़ एक थप्पड़ था, कम ऐसे मैंने सोचा भी नहीं था, अपने माथे को ऐसे मार के निकल जाता हूँ। तो वो इतना इफेक्ट हुआ, लोगों ने कहा सर आपने क्या, आई गॉट कॉम्प्लीमेंट्स के अच्छे, आप तो हमारे इंटेंस एक्टर है। मैंने कहा पता नहीं मैं क्या किया, मैं आई वाज जस्ट इन द मूड वो, द क्रेडिट विल गो टू द डायरेक्टर एंड द को एक्टर्स एंड आई जस्ट गॉट इनटू द फ्लो, बस दैट्स इट। तो एक मेरा एक नेचुरल वो है, जैसे आप मुझे मुझे मोम समझे, आप जिस जिस ढांचे में आप मुझे डालना चाहें डाल दें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ढांचे में डलने की आई थिंक आपकी जो ये एक कला है या फितरत है, आई थिंक मुझे लगता है एक रीजन है कि आप इतने रेलेवेंट अभी भी हैं, चाहे आप बतौर एक गजल आर्टिस्ट हो, बतौर एक एक्टर हो। मैं यादें, बार बार मेरा ध्यान वो पोस्टर पे जा रहा है, मैं इस पे चाहूंगी थोड़ा प्लीज आप बात करें, क्योंकि 4 दशक से आप बशीर बद्र साहब की गजलें गा रहे हैं, लेकिन उनमें से चुनिंदा यादें अपने ईपी के लिए कैसे निकाली आप? अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा इस पर वाजे कर सकता हूँ, कैन आई एलैबोरेट ऑन दिस। यस प्लीज। बशीर साहब का मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, मतलब जितना मैंने बशीर बद्र साहब की रिकॉर्डिंग मैंने की है शायद बहुत कम लोगों ने की है। उनकी 30 या 40 गजलियात मैंने रिकॉर्ड की हुई ऑलरेडी जी हैं। जी जी। एचएमवी के पास सारेगामा के पास खुद 25-30 हैं उनके ट्रैक्स पुराने, इनको भी याद नहीं, आई एम टॉकिंग, मेरा बहुत लंबा करियर है ना, 42 years आई बीन सिंगिंग। माई आई स्टार्टेड माई फर्स्ट एल्बम इन, आई रिकॉर्डेड एंड रिलीज इन 1980। तो बशीर बद्र साहब का ये था कि हमारा रिश्ता बन गया था। ही, वो जब भी गजल कोई ताज़ा लिखते थे तो ही यूज्ड टू सेंड इट टू मी, कैसे इनलैंड लेटर भी लिखकर अपने हाथ से। इनलैंड लेटर होते थे ना एक हाँ जमाने में, जी हाँ जी हाँ जी हाँ आजकल तो सब व्हाट्सएप होता है, उस जमाने में खत होते थे। तो वो ही यूज्ड टू सेंड इट टू मी, मियाँ मैंने लिखी है देखो कैसी है। तो मेरे पिताजी जो है वही लेटर उनका, जो उनकी उनकी लिखी हुई वो गज़ल है, उससे काट के मेरी डायरी में चिपका देते थे, अभी तक है मेरे पास। तो ये रिश्ता था। फिर मेरे पेरेंट्स से, मेरी वालदा जो है वो खुद एक राइटर है, थी, अब तो है नहीं, गुजर गई। तो उनसे उनका एक रिश्ता हो गया, वो अपनी बहन मानने लग गए। वो एक होता है ना, एक लिटरेरी लोग होते हैं। जी। तो जब भी वो आते थे बॉम्बे कभी कभी, तो कुछ काम से या कोई मुशायरे में, हम ब्रिज कैनी में रहते थे, तो वो मेरी माँ को या मेरे पिताजी को फ़ोन करते थे कि बहन मुझे होटल में रुकना ज़रा, अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ। तो मेरी माँ बोलती थी, भाई साहब आपने बहन माना है तो पूछने की क्या बात है, आपका घर आइए। तो ये एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हमारा रिश्ता चलता बहुत सारा। अब ये 10 साल से वो बीमार हैं, वो उनकी पहली बीवी गुजर गई, बहुत सारी ट्रेजिडी उनकी लाइफ में हुई। उनकी अब फिलहाल जो उनकी अब शरीक हयात हैं, राहत बदर साहिबा, इनको बाजी कहता हूँ, शी इज़ असल वो टीचर पीएचडी हैं, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ हिम। उनका बेटा भी है तैयब। इनसे वो नुसरत बेचारा जो था पहली वाइफ से वो गुजर गया, वो भी बहुत अच्छा शायर था वो। तो मैं 2019 में भोपाल में एक शोज के लिए गया था, मैं जाकर मिला उनसे घर पे, ढूंढ ढूंढ के गया मैं गलियों में। इट्स अ वेरी, उनका जो घर है ना वो, मतलब वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो है। तो मैं गया, मिला, वो लेटे हुए थे, ऑल्जाइमर्स डिजीज है उनको। तो ऑल्जाइमर तो मैंने देखा हुआ है, मेरी सास भी उसी से गुजरी। तो क्या होता है कि मेमोरी चली जाती है उनकी जी। आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जो पुरानी यादें हैं वो बरकरार रहती हैं उनमें। ये मैंने रिसर्च किया है। तो मैं बैठ गया, उनके साथ बात की, तो वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे, लेटे हुए थे। तो फिर मैंने उन्हीं की गज़ल उनको पढ़ के सुना तरन्नुम में। वो ये थी, वो शेर था ये, इसी शहर में, मैं ऐसे ही पढ़ देता हूँ, इसी शहर में कई साल से मेरे कुछ करीबी अजीज हैं, उन्हें मेरी कोई खबर नहीं, मुझे उनका कोई पता नहीं, मैं जन्म जन्म से उसी का हूँ, उसे आज तक ये पता नहीं, सर राह कुछ भी कहा नहीं। इस एल्बम में वही गजल है कि अब जो
ये जब मैंने गाया ना तो उनके मुंह से बेसाख्ता आवाज निकली, आ आ। तो राहत साहब बाजी ने कहा, देखो दलत भाई रिएक्ट कर रहे हैं, इनकी मेमोरी। मैंने कहा बाजी कुछ कर। तो अभी उसके बाद कोविड हो गया, तो अब 3 साल तक सब फंसे हुए थे, कुछ नहीं कर सके। जब से मेरे जहन में था ना मुझे कुछ करना है, तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने एक इवेंट, और मेरे दोस्त विवेक तनखा साहब आपके दिल्ली के बहुत अच्छे दोस्त हैं और फाउंडेशन रखते हैं, मैंने कहा विवेक भाई एक ऐसे ही शाम करनी है बशीर वल साहब के नाम, और उसमें मैं चाहता हूँ कि उनकी मदद तो क्या हम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनको ऑनर करेंगे। विवेक तनखा साहब ने, डॉक्टर गोइंका, बहुत बड़ा हॉस्पिटल ग्रुप है वहाँ पर चिरायू, उन्होंने कहा कि, मैंने कहा देखिए आप एक वादा करिए कि उनकी जो मेडिकल केयर है जब तक वो जिंदा है जब तक है, जब अल्लाह और दे उनको जो भी ज़रूरियात हैं वो आप। तो ये एक मकसद था और सब जुड़ गए। ऑडिटोरियम में कॉन्सर्ट हुआ, मैं गया उनसे मिलने, और एक बहुत ही खूबसूरत सा, तो फिर मैंने कहा एक, अब जो नई जनरेशन के लिए मैंने 6 गज़लियात जो मैंने रिकॉर्ड की थी 80s में, मैंने चुनी, बहुत सारी थी लेकिन और वो फिर से री रिकॉर्ड किया, मैंने रिकॉर्ड किया है। और मैंने सारेगामा को जाकर, जब सारेगामा उस ज़माने में HMV था, मैंने कहा सुनो ये आप रिलीज़ करो, मैं दे रहा हूँ आपको, ये इसको आप रिलीज़ करो, और ताकि अब जो नया जनरेशन वो भी बशीर बल साहब को आज के साउंड में सुने। गज़ल वही है, कॉम्पोजिशन वही है, अभी जो मैंने सुनाई जैसे आप जी उसका जामा कहते हैं ना, जो खुलिया जो है हमने मॉडर्न इन सेंस कि एक आज का साउंड जो है। तो ये एल्बम मेरी तरफ से एक किस्म का, एक एल्बम तो नहीं कहूँ, EP है ये 6। अभी अब चाहूँ तो मैं 30 रिकॉर्ड कर सकता हूँ फिर से, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है। और उसमें एक बहुत अच्छी बात है आपको बताता हूँ, हुआ ये कि इनकी एक बहुत मशहूर गज़ल है, उसका एक शेर है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये गज़ल मेरी फेवरेट है ये। देखिए मैं आपको सुनाता हूँ, आप जी सुनिए। बिल्कुल। हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए। देखिए क्या, देखिए कितनी खूबसूरत बात है। चरागों की तरह, चरागों की तरह आंखें जले जब शाम हो जाए, हमारा दिल। कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए। ये मैंने डेडिकेट किया उस शाम के लिए। वाओ और वाओ। फिर और ये जो असली गजल शेर है, उजाले अपनी यादों, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ, हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आपको पता है क्या हुआ? मैं उनके घर गया था कॉन्सर्ट के दिन मिलने, तो उनको बिठा के रखा था मेरे लिए, वो बैठ ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, तो मैं गया उनके पास बैठा, वो कहना चाहते हैं नहीं कह सकते, वर्ड्स फॉर्म नहीं होते। तो मैंने ये रिकॉर्ड की थी, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप ही की गज़ल, में बैठ गया उनके पास और ये मैं सुना रहा हूँ, सुनिए। ये जब मैंने शेर तरन्नुम में सुनाया ना, तरन्नुम में, जी गॉड इज़ माई विटनेस वीडियो पर है, उन्होंने सडनली मेरा हाथ पकड़ा ऐसे
और खींचे अपनी तरफ, उस कुर्सी पे बैठे एंड ही ऐसा बोसा दिया मेरा। इससे बढ़कर क्या हो सकता है बताइए आप? ये जो इमोशन है, ये जो मोमेंट है, आप किसी चीज़, दुनियावी चीज़ से आप शेयर कर सकते हैं? कैन यू तोल सकते हैं इसको? बिल्कुल भी नहीं। तो ये यादें हैं, ये मेरी यादें हैं। खूबसूरत खूबसूरत। और मुझे लगता है हम खुशनसीब हैं, ये जो जनरेशन है आने वाली खुशनसीब है कि इस ईपी के जरिए इस तरह की खूबसूरत यादें, इस तरह की खूबसूरत गजलें जिनमें इतनी डेप्थ है, बहुत भारी वजनी बात नहीं है, लेकिन अगर उन्हें सुना और समझा जाए तो उनमें इतना वजन है कि आप बस कहते हैं खूबसूरत। निधि, ये इनके कलाम को समझने की जरूरत नहीं है, महसूस कर सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। मेरे सच में रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि होता है ना, हम लोग बहुत भारी भारी वजन ढूंढते हैं अपनी बात को अच्छे से कहने के लिए, लेकिन ये यही बात है, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि बशीर बदर का मकाम गजल की दुनिया में इतना ऊंचा है कि उन्होंने गजल को वो एक उर्दू दान जो हाई फ्लो उर्दू से आम फहम किया और यंगस्टर्स को इंस्पायर किया, बिल्कुल वो सुनने लगे। और वो यंगस्टर्स आज, अब वो बड़े हो गए, अब मैं मेरी ख्वाहिश है कि वो आगे की पीढ़ी तक पहुंचे। बिल्कुल ये बिल्कुल, हमारी बेशक। हमारी ये विरासत है। दिस इज आवर ट्रेडिशन, कल्चर, दिस इज आवर तारीख। ये Correct. आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? बिल्कुल। और तलत जी, आपके बारे में मैं कहना चाहूंगी, आप शुरू से प्रोग्रेसिव रहे हैं। मतलब बैक इन 1987 जब गजल पे भी म्यूजिक वीडियो बन सकता है, आई थिंक किसी के तस्वुर में, सोच में दूर दूर तक नहीं होगा। और वो एल्बम का नाम भी तस्वुर था। जी बिल्कुल, मैंने इसीलिए जानबूझ के वो जिक्र किया है। आपने म्यूजिक वीडियो बनाया और ये प्रोग्रेसिव सोच 1987। आपको पता है जब वो वीडियो बना और उसको बाकायदा शूट किया गया, जैसे फिल्म होती है ना, हाँ 8 गजलियां, उसमें डॉक्टर साहब की भी गजल है। कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भटक गई, मैं चिराग वो भी बुझा हुआ, मेरी रात कैसे चमक गई। तुझे भूल जाने की कोशिशें कभी कामयाब न हो सकी, तुझे भूल जाने की कोशिशें कभी कामयाब न हो सकी, तेरी याद शाख गुलाब है जो हवा चली तो लचक गई। इसको पिक्चराइज किया था तो सब लोग, मुझे बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े सीनियर्स में से, अरे यार ये गज़ल को पिक्चराइज करते क्या, गज़ल तो सुनी जाती है, ये क्या क्या वीडियो क्यों बनाया? मैंने कहा भाई साहब ऐसे ही बना दिया, आप देखना देखो मत देखो, सुन लो। और वाकई एक दौर आया उसके बाद, तो अब तो वीडियोस के बगैर तो कोई चीज़, म्यूजिक रिलीज नहीं होती। म्यूजिक बिल्कुल। आजकल देखी जाती है, सुनी कम जाती है। अब हम अब मैं दौर ले आ रहा हूँ कि अब आप सुनिए, इसका वीडियो नहीं बनाया मैंने, इसका कोई वीडियो नहीं है, अब आप सुनिए और लुत्फ उठाइए। आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। उफ, खूबसूरत। है मुझे मुझे तलत जी ऐसा लग रहा है कि ये इंटरव्यू ना होता और ये बस आपके साथ मेरी एक गुफ्तगू हो रही होती जो चलती जाती। मतलब ये मैं तो गुफ्तगू, इतना लकी आज अपने आप को महसूस ये कर रही हूँ। इंटरव्यू नहीं है, गुफ्तगू है, बातचीत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तलत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू, आप शुक्रिया।